कल्पना कीजिए एक बहुत गर्म तवे पर उंगली पड़ते ही हाथ कैसी झटके से पीछे हट जाता है। बिल्कुल। मतलब 0.1 सेकंड में। हाँ बिल्कुल, पलक झपकने से भी पहले। वही तो। लेकिन शरीर के उसी शानदार दिमाग को ये तय करने में घंटों लग जाते हैं कि आज रात डिनर में क्या खाना है। ये तो बहुत ही सटीक बात कही आपने। है ना? या फिर जरा उस छुई मुई के पौधे के बारे में सोचिए, जिसके पास न तो दिमाग है और ना ही हमारी तरह कोई नर्वस सिस्टम। फिर भी छूते ही वो तुरंत अपनी पत्तियां सिकोड़ लेता है। शरीर का ये जो टाइमर है, ये सेंसर आखिर काम कैसे करता है? देखिए, आमतौर पर ना जीवन को केवल सांस लेने से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन अगर हम गहराई में जाएं तो जीवन की सबसे बुनियादी पहचान गति और रिस्पॉन्स है। मतलब मूवमेंट और रिस्पॉन्स। तो आज के इस गहन विश्लेषण में हम इसी रहस्य को सुलझाने वाले हैं। आज की चर्चा का मुख्य मिशन है ये समझना कि इंसानों, जानवरों और पौधों में ये नियंत्रण और समन्वय यानी कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन काम कैसे करता है। बिल्कुल, क्योंकि कोई भी जीव जो हरकत कर रहा है, चाहे वो शिकार के पीछे दौड़ती हुई बिल्ली हो या खिड़की से आ रही धूप की तरफ मुड़ता हुआ एक पौधा हो, ये सब कोई रैंडम घटनाएं नहीं है। हाँ, ये तो पर्यावरण में हो रहे बदलावों के प्रति एक बेहद नपी-तुली प्रतिक्रिया होती है। एकदम सही। हर सजीव को जीवित रहने के लिए अपने आसपास के माहौल के साथ लगातार तालमेल बिठाना ही पड़ता है। और हमारे पास आज जो स्रोत मौजूद है, वो एक बहुत ही हैरान करने वाली तस्वीर पेश करते हैं। मतलब वे बताते हैं कि इंसान हो या बिना दिमाग वाले पौधे, सबके भीतर बिजली यानी इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस और रसायनों का एक बेहद जटिल नेटवर्क काम कर रहा है। हाँ, और ये नेटवर्क बहुत ही अचूक है। लेकिन मैं सबसे पहले अपनी एक बुनियादी उलझन सुलझाना चाहती हूँ। देखिए, जब हम क्लासरूम में बैठे होते हैं तो फुसफुसाकर बात करते हैं, लेकिन अचानक सड़क पर कोई तेज हॉर्न बजे तो हम चौंक कर पीछे हट जाते हैं। शरीर को इतनी जल्दी कैसे पता चलता है कि कब फुसफुसाना है और कब पूरी ताकत से जान बचानी है? इस पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए ना हमें शरीर के फास्ट ट्रैक नेटवर्क को समझना होगा, जिसे हम तंत्रिका तंत्र या नर्वस सिस्टम कहते हैं। पर्यावरण से आने वाली कोई भी जानकारी, चाहे वो आवाज हो, लाइट हो या गर्मी हो, सबसे पहले इसी तंत्रिका तंत्र के जरिए हमारे शरीर में प्रवेश करती है। यह विशिष्ट प्रकार के ऊतकों से बना है, जिसकी सबसे छोटी इकाई को हम न्यूरॉन कहते हैं। अच्छा, मैंने स्रोतों में न्यूरॉन की संरचना देखी थी। ये किसी आम गोल मटोल कोशिका जैसा नहीं दिखता। हाँ, इसका आकार काफी अलग होता है। मुझे तो ये कुछ एक पेड़ जैसा लगा, जिसके एक सिरे पर धागे जैसी कई शाखाएं निकली होती हैं और नीचे एक लंबी पूंछ होती है। बिल्कुल, उन धागे जैसी शाखाओं को डेंड्राइट कहते हैं। बाहरी पर्यावरण से कोई भी सूचना ग्रहण करने का काम इन्हीं डेंड्राइट्स का होता है। अच्छा, तो ये शरीर के एंटीना की तरह काम करते हैं। हाँ, आप ऐसा कह सकते हैं। जैसे ही डेंड्राइट को कोई सूचना मिलती है, वहां तुरंत एक रासायनिक क्रिया होती है जो एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स यानी विद्युत आवेग पैदा करती है। मतलब जानकारी सीधे बिजली के झटके में बदल जाती है। बिल्कुल, और ये आवेग उस कोशिका के मुख्य हिस्से से होता हुआ उस लंबी पूंछ, जिसे एक्सॉन कहते हैं, उसमें दौड़ जाता है और एक्सॉन के बिल्कुल अंतिम सिरे तक पहुंचता है। अब यहाँ स्रोतों में एक बात थी जिसने मुझे बहुत चौंकाया। मैं इसे एक रिले रेस की तरह सोच रही थी, जहाँ एक धावक अपना बैटन सीधे दूसरे धावक को दे देता है। एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक। हाँ, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। दो न्यूरॉन्स आपस में जुड़े हुए नहीं होते। उनके बीच एक बहुत ही छोटी सी खाली जगह होती है, जिसे सिनैप्स कहते हैं। अब मेरा सवाल ये है कि अगर शरीर को इतनी जल्दी है, तो विकास के क्रम में प्रकृति ने एक बिना कटा हुआ तार क्यों नहीं बनाया? ये गैप क्यों छोड़ दिया? यह बहुत ही शानदार सवाल है, और इसी खाली जगह में शरीर की असली जादूगरी छिपी है। देखिए, अगर पूरा शरीर एक ही अखंड तार से जुड़ा होता, तो एक जगह पैदा हुआ विद्युत आवेग बिना रुके पूरे शरीर में फैल जाता। ओह, तो मतलब हर न्यूरॉन एक साथ फायर करने लगता? बिल्कुल, और शरीर कंफ्यूज हो जाता। तो सिनैप्स असल में एक स्विच या फिल्टर का काम करता है। ये तय करता है कि किसी संदेश को आगे जाना भी है या नहीं। अच्छा, समझ गई। और जहां तक इस गैप को पार करने की बात है, जब विद्युत आवेग एक्सॉन के अंत तक पहुंचता है, तो वो वहां कुछ केमिकल्स की थैलियों को फोड़ देता है। अरे वाह! तो बिजली अब एक तरल रसायन में बदल गई, ताकि वो सिनैप्स रूपी खाई को तैरकर पार कर सके। एकदम सही।
और जैसे ही ये रसायन अगली कोशिका के डेंड्राइट तक पहुंचते हैं, वे वहां फिर से एक नई रासायनिक क्रिया शुरू कर देते हैं, जिससे एक नया इलेक्ट्रिकल इंपल्स पैदा हो जाता है। तो ये चक्र ऐसे ही चलता रहता है, विद्युत से रसायन, फिर रसायन से विद्युत, जब तक कि संदेश दिमाग तक न पहुंच जाए। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही काम करता है। अब यहाँ मुझे एक समस्या नजर आ रही है। मान लीजिए किसी ने गलती से उबलते हुए पानी के बर्तन को छू लिया। अब दर्द का संदेश हाथ से निकलेगा, कई सिनैप्स पार करेगा, रीढ़ की हड्डी से होता हुआ दिमाग तक जाएगा, फिर दिमाग सोचेगा कि ये खतरनाक है, फिर वो एक आदेश बनाएगा और उसे वापस हाथ तक भेजेगा। इस पूरी लंबी प्रक्रिया में तो कई सेकंड लग जाएंगे और हाथ तो तब तक जल जाएगा। और यहीं पर प्रकृति का इमरजेंसी मैनेजमेंट काम आता है। विकास के क्रम में शरीर ने एक शॉर्टकट तैयार किया है, जिसे रिफ्लेक्स आर्क या प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। शॉर्टकट? कैसा शॉर्टकट? इसे आर्क इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये संदेश को दिमाग तक ले जाने के बजाय बीच रास्ते से ही एक यू टर्न बना देता है। एक मिनट, अगर संदेश दिमाग तक जाता ही नहीं है, तो फिर इतने महत्वपूर्ण फैसले शरीर में ले कौन रहा है? हमारी रीढ़ की हड्डी के अंदर मौजूद एक बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा, मेरुरज्जु या स्पाइनल कॉर्ड। अच्छा। जब कोई बहुत गर्म चीज उंगली पर लगती है, तो संवेदी तंत्रिका वो संदेश लेकर सीधे स्पाइनल कॉर्ड तक जाती है। स्पाइनल कॉर्ड स्थिति की गंभीरता को तुरंत भांप लेता है। मतलब वो दिमाग से पूछने का इंतजार नहीं करता? बिल्कुल नहीं, वो वहीं से प्रेरक तंत्रिका के जरिए हाथ की मांसपेशियों को सीधा आदेश दे देता है कि हाथ पीछे खींचो। ये सब बिना किसी सचेत विचार के पलक झपकने से पहले हो जाता है। मैं यहाँ थोड़ा उलझ रही हूँ। अगर हमारे पास सोचने समझने के लिए इतना पावरफुल दिमाग है, तो शरीर उसे बाईपास करके सीधे स्पाइनल कॉर्ड से फैसले क्यों ले रहा है? क्या ये हमारे इतने शानदार दिमाग की तौहीन नहीं है? देखिए, ये दिमाग की तौहीन नहीं है, बल्कि उसके काम का स्मार्ट बंटवारा है। अगर हम इसके पीछे का एवोल्यूशनरी लॉजिक समझें, तो शुरुआती जानवरों के सोचने की प्रक्रिया बहुत धीमी थी। उनका दिमाग उतना विकसित नहीं था। हाँ, खतरे के समय जैसे किसी शिकारी के हमला करने पर सोचने विचारने में लगाया गया एक भी सेकंड उनकी जान ले सकता था। तुरंत फैसले लेने के लिए उन्हें इस रिफ्लेक्स आर्क की सख्त जरूरत थी। तो आज भी हमारे अंदर वही सिस्टम काम कर रहा है। बिल्कुल। आज हमारे पास एक बेहद विकसित दिमाग है, फिर भी अचानक आने वाले खतरों से बचने के लिए स्पाइनल कॉर्ड का यह शॉर्टकट आज भी सबसे तेज तरीका है। समझ गई। चूंकि शरीर ने इन तुरंत होने वाले इमरजेंसी फैसलों का सारा काम स्पाइनल कॉर्ड को सौंप दिया है, तो इसका मतलब है कि मस्तिष्क को अधिक जटिल और सोची समझी प्रतिक्रियाओं के लिए पूरी तरह फ्री कर दिया गया है। हाँ, एकदम। तो चलिए अब शरीर के असली कमांड सेंटर यानी मानव मस्तिष्क के भीतर चलते हैं। मस्तिष्क और मेरुरज्जु दोनों मिलकर ही हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाते हैं। अगर हम मस्तिष्क को देखें, तो इसे मुख्य रूप से 3 बड़े भागों में बांटा जा सकता है: अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। जब मैं इन स्रोतों को पढ़ रही थी, तो मुझे दिमाग की संरचना एक बहुत बड़ी कारपोरेट कंपनी की तरह लगी। क्या हम कह सकते हैं कि अग्र मस्तिष्क उस कंपनी का सीईओ है? बिल्कुल, ये एनालॉजी बहुत सटीक है। क्योंकि यही वो हिस्सा है जो सारे बड़े फैसले लेता है। हमारी याददाश्त, सोचना समझना सब यहीं से कंट्रोल होता है। आंखें क्या देख रही हैं, कान क्या सुन रहे हैं, इन सब को प्रोसेस करने का काम यही सीईओ करता है। यहाँ तक कि पेट भर गया है, ये भी अग्रमस्तिष्क ही बताता है। हाँ, अगर मस्तिष्क हमारे सभी ऐच्छिक क्रियाओं यानी वॉलंटरी एक्शंस को संभालता है, जो काम हम अपनी मर्जी से करते हैं। लेकिन किसी भी कंपनी में सब कुछ सिर्फ सीईओ के फैसलों से नहीं चलता ना। सही बात है। बैकग्राउंड में ऐसे हजारों काम हो रहे होते हैं जिनके बारे में सीईओ को पता भी नहीं होता, लेकिन उनके बिना कंपनी चल नहीं सकती। एक ऑपरेशंस टीम की तरह जो बिना बताए काम करती है, जैसे बिल्डिंग में बिजली चालू रखना, पानी की सप्लाई देखना। इसके लिए सीईओ से थोड़ा ही पूछा जाता है। एकदम सही। और हमारे दिमाग की ये ऑपरेशंस टीम है मध्यम मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। ये हमारी सभी अनैच्छिक क्रियाओं यानी इनवॉलंटरी एक्शंस को संभालते हैं। जैसे दिल का धड़कना। हाँ, सोते समय सांस का चलते रहना, स्वादिष्ट खाने को देखकर मुंह में अपने आप लार आना या उल्टी आना, ये सारे काम पश्चिम मस्तिष्क में मौजूद एक छोटे से हिस्से मेडुला द्वारा बहुत ही शांति से कंट्रोल होते रहते हैं। और मैंने स्रोतों में पश्चिम मस्तिष्क के एक और बहुत दिलचस्प हिस्से के बारे में पढ़ा था, सेरेबेलम, जो संतुलन का काम करता है। मतलब हम सीधी रेखा में चल पाते हैं या साइकिल चला लेते हैं, ये सब सेरेबेलम की वजह से है। ये काम कैसे करता है? सेरिबेलम असल में एक बेहद तेज कंप्यूटर की तरह है।
ये हर सेकंड शरीर की हर मांसपेशी के खिंचाव और गुरुत्वाकर्षण का डेटा प्रोसेस करता है। जब हम साइकिल चलाते हैं तो ये लगातार कैलकुलेट करता है कि शरीर को किस तरफ कितना झुकाना है ताकि हम गिरे नहीं। क्या बात है। अब जरा सोचिए, जो अंग इतने सारे जटिल काम कर रहा है, उसकी सुरक्षा भी तो उतनी ही तगड़ी होनी चाहिए। इसीलिए प्रकृति ने मस्तिष्क को क्रेनियम नाम की एक बहुत ही कठोर खोपड़ी के अंदर रखा है। हाँ, लेकिन सिर्फ हड्डी से तो झटका लग सकता है ना। बिल्कुल। इसीलिए दिमाग असल में एक खास तरल पदार्थ से भरे गुब्बारे के अंदर तैरता रहता है। ये फ्लूइड एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है, ताकि सिर पर चोट लगने पर दिमाग की नाजुक कोशिकाओं को सीधा झटका ना लगे। ये सुरक्षा व्यवस्था तो कमाल की है, लेकिन यहाँ एक तकनीकी सवाल है। राइट। ये तो समझ आ गया कि दिमाग आदेश कैसे बनाता है और न्यूरॉन्स के जरिए भेजता है, लेकिन जब आदेश किसी मांसपेशी तक पहुंचता है, मान लीजिए हाथ उठाने का आदेश, तो मांसपेशी काम कैसे करती है? ये बायोलॉजी और केमिस्ट्री का बहुत सुंदर संगम है। जब न्यूरॉन से सिग्नल पेशी कोशिकाओं तक पहुंचता है तो वहां एक बड़ा बदलाव होता है। पेशी कोशिकाओं के अंदर विशेष प्रकार के प्रोटीन होते हैं। अच्छा। इस इलेक्ट्रिकल सिग्नल के मिलते ही ये कोशिकाएं उन प्रोटीनों की शेप को पूरी तरह बदल देती हैं। मतलब हमारे शरीर के अंदर छोटे-छोटे ट्रांसफॉर्मर्स हैं, जो बिजली का झटका लगते ही अपना आकार बदल लेते हैं। आप ऐसा कह सकती हैं। जैसे ही उन प्रोटीनों की आकृति बदलती है, कोशिकाएं छोटी हो जाती हैं। जब लाखों पेशी कोशिकाएं एक साथ छोटी होती हैं तो पूरी मांसपेशी सिकुड़ जाती है और हमारी हड्डी खिंचती है, जिससे मूवमेंट होता है। अरे वाह! तो ये तो था इंसानों और जानवरों का पूरा मैकेनिज्म। लेकिन अब इस गहन विश्लेषण में एक ट्विस्ट आता है। पौधों के पास न तो दिमाग है, न नसें हैं और न ही सिकुड़ने वाली मांसपेशियां। फिर भी वे पर्यावरण पर रिएक्ट करते हैं। हाँ, पौधों का सामंजस्य जानवरों से बिल्कुल अलग होता है। वही तो, कोई पौधा हमेशा रोशनी की तरफ ही मुड़ पर क्यों बढ़ता है? या फिर उस छुई मुई के पौधे को ही ले लें, जिसे छूते ही वो सिकुड़ जाता है? बिना नर्वस सिस्टम के ये कैसे हो रहा है? पौधों में मुख्य रूप से दो तरह की गतियां होती हैं। पहली वो जो वृद्धि से पूरी तरह फ्री होती हैं, जैसे छुई मुई का सिकुड़ना, और दूसरी वो जो ग्रोथ पर निर्भर करती है, जैसे तने का बढ़ना। चलिए पहले उस छुई मुई की बात करते हैं। हमने अभी समझा कि जानवरों में मांसपेशियां प्रोटीन का आकार बदलकर सिकुड़ती हैं। अगर पौधों के पास वे प्रोटीन नहीं है, तो उनकी पत्तियां इतनी तेजी से कैसे झपक जाती हैं? यहाँ प्रकृति ने पानी के गुब्बारे का सिद्धांत इस्तेमाल किया है। पानी का गुब्बारा? हाँ, पौधों की कोशिकाएं संदेश भेजने के लिए इलेक्ट्रोकेमिकल साधनों का उपयोग जरूर करती हैं। जब कोई छुई मुई को छूता है तो वो स्पर्श एक रासायनिक संकेत पैदा करता है। इस संकेत के मिलते ही पत्ती के बेस पर मौजूद कोशिकाएं अपने अंदर का सारा पानी अचानक बाहर निकाल देती हैं। अच्छा, तो मतलब अगर एक पानी से भरे टाइट गुब्बारे में से अचानक पानी निकाल दिया जाए तो वो पिचक जाएगा? एकदम सही। पानी बाहर निकलते ही कोशिकाओं का दबाव खत्म हो जाता है, वे पिचक जाती हैं और सपोर्ट छिन जाने की वजह से पूरी पत्ती मुरझाकर नीचे गिर जाती है। ये एक बहुत ही इमीडिएट प्रतिक्रिया है। ये तो बहुत ही स्मार्ट मैकेनिज्म है। अब दूसरी तरह की गति पर आते हैं, जिसे अनुवर्तन या ट्रॉपिक मूवमेंट कहते हैं। जैसे एक बंद कमरे में रखा पौधा हमेशा उसी खिड़की की तरफ क्यों मुड़ता है जहां से रोशनी आ रही होती है? हाँ, प्रकाश की ओर मुड़ने को प्रकाशानुवर्तन कहते हैं और जड़ों का गुरुत्वाकर्षण की वजह से नीचे जाना गुरुत्वानुवर्तन है। इन गतियों के पीछे कोई तंत्र का तंत्र नहीं, बल्कि पादप हार्मोन काम करते हैं। इसका बेहतरीन उदाहरण है ऑक्सिन नाम का हार्मोन। ऑक्सिन? हाँ, ये पौधे के तने के सबसे ऊपरी हिस्से यानी टिप पर बनता है। मैं इसे विजुअलाइज करने की कोशिश कर रही हूँ। अगर ऑक्सिन पौधे को रोशनी की तरफ मोड़ रहा है, तो क्या वो रोशनी वाली तरफ इकट्ठा होकर पौधे को भारी कर देता है, जिससे वो झुक जाता है? नहीं, इसका काम करने का तरीका थोड़ा अलग है। जब पौधे पर एक तरफ से रोशनी पड़ती है तो टिप पर मौजूद ये ऑक्सिन खिसक कर उस हिस्से में चला जाता है जहां छाया होती है। अच्छा, छाया में छुप जाता है। एक तरह से। अब ऑक्सिन का मुख्य काम है कोशिकाओं की लंबाई बढ़ाना। तो जब छाया वाले हिस्से में ऑक्सिन ज्यादा हो जाता है तो वहां की कोशिकाएं तेजी से लंबी होने लगती हैं। ओह, अब समझ आया। अगर तने का एक हिस्सा जो छाया में है वो तेजी से लंबा हो रहा है और दूसरा हिस्सा नॉर्मल स्पीड से बढ़ रहा है, तो तना अपने आप रोशनी वाली तरफ झुक जाएगा। बिल्कुल। ये तो ज्योमेट्री का बहुत ही सुंदर इस्तेमाल है। बिल्कुल। इसके अलावा पौधों में जिब्रेलिन होते हैं जो तने की वृद्धि करते हैं, और साइटोकाइनिन होते हैं जो बीजों में तेजी से सेल डिवीजन का काम करते हैं। लेकिन इन हार्मोन्स की लिस्ट में
मुझे एक नाम ने बहुत कंफ्यूज किया, एब्सिसिक एसिड। सूत्रों में लिखा है कि ये हार्मोन पौधे की वृद्धि को रोकता है और पत्तियों को गिरा देता है। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि पौधे का मुख्य लक्ष्य तो जीवित रहना और बढ़ना है, तो उसे अपने ही अंदर एक ऐसे रसायन की जरूरत क्यों है जो उसका अपना ही नुकसान कर रहा हो? देखिए, ये नुकसान नहीं है, ये असल में पौधे का अंतिम सर्वाइवल मोड है। वो कैसे? सोचिए, अगर पर्यावरण में भयंकर सूखा पड़ गया है या कड़ाके की सर्दियां आ गई हैं, तब क्या होगा? अगर पौधा ऐसे मुश्किल समय में भी अपनी ऊर्जा नई पत्तियां निकालने में खर्च करेगा तो वो बहुत जल्दी मर जाएगा। हाँ, क्योंकि रिसोर्सेस तो है ही नहीं। बिल्कुल, ऐसी इमरजेंसी में एब्सिसिक अम्ल एक्टिव हो जाता है। वो वृद्धि को रोक देता है, पत्तियों को गिरा देता है ताकि पानी भाप बनकर ना उड़े और बीज को डॉर्मेंट अवस्था में भेज देता है। ये हार्मोन पौधे को एक तरह से पॉज कर देता है, ताकि जब मौसम अच्छा हो तब वो फिर से पनप सके। सर्वाइवल के लिए अपनी ही ग्रोथ को रोक देना, ये बहुत ही गहरी बात है। बिल्कुल। और हार्मोन्स की इसी चर्चा से ना हम वापस जानवरों और इंसानों की तरफ लौटते हैं। जैसे पौधों में हार्मोन होते हैं, वैसे ही हमारे अंदर भी होते हैं। लेकिन मेरे दिमाग में फिर एक सवाल है, हमारे पास तो इतना तेज नर्वस सिस्टम है जो बिजली की स्पीड से काम करता है, तो फिर हमें शरीर में इन धीमे काम करने वाले हार्मोन्स की जरूरत ही क्यों पड़ी? ये एक बहुत ही लॉजिकल सवाल है। देखिए, तंत्रिका तंत्र तेज जरूर है, लेकिन उसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। पहली बात, नसें शरीर की हर एक कोशिका तक नहीं पहुंच सकती, वे एक फिक्स रास्ते पर चलती हैं। दूसरी बात, जब एक न्यूरॉन फायर करता है तो उसे दोबारा नया आवेग पैदा करने के लिए खुद को रीसेट करना पड़ता है। इसमें समय लगता है, इसलिए वो लगातार काम नहीं कर सकते। अगर मैं इसे अपनी तरह से समझाऊं तो तंत्रिका तंत्र एक प्राइवेट फोन कॉल की तरह है। एक तार के जरिए संदेश निकला और सीधा एक खास अंग तक चला गया। हाँ, एकदम सही। लेकिन शरीर में कई बार ऐसा होता है जब एक साथ करोड़ों कोशिकाओं को एक ही संदेश देना होता है। हाँ, तब हार्मोन एक रेडियो ब्रॉडकास्ट की तरह काम आते हैं। बहुत ही बढ़िया एनालॉजी है ये। हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स इन हार्मोन्स को सीधे खून में छोड़ देती हैं, और खून तो पूरे शरीर में दौड़ता है। तो ये ब्रॉडकास्ट शरीर के कोने-कोने तक पहुंच जाता है, जिसे जरूरत होती है वो उसे सुन लेता है। बिल्कुल, और शरीर में इस रेडियो ब्रॉडकास्ट का सबसे बेहतरीन उदाहरण है हमारा फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स, यानी लड़ो या भागो। हाँ, मैंने इसके बारे में पढ़ा था। जैसे जंगल में एक गिलहरी के सामने अचानक कोई शिकारी आ गया। अब उसे या तो लड़ना है या पूरी ताकत से भागना है। दोनों ही कामों के लिए शरीर के हर हिस्से को अचानक बहुत ऊर्जा चाहिए। ऐसी स्थिति में गिलहरी की एड्रिनल ग्लैंड तुरंत एड्रेनलिन नाम का हार्मोन सीधे खून में छोड़ देती है, और खून के जरिए वो कुछ ही सेकंड में पूरे शरीर में फैल जाता है। लेकिन ये हार्मोन शरीर के अंदर जाकर असल में करता क्या है? ये शरीर को इमरजेंसी मोड में डाल देता है। सबसे पहले ये सीधा दिल पर असर करता है, जिससे धड़कन बहुत तेज हो जाती है। धड़कन तेज होने से मांसपेशियों को ज्यादा ऑक्सीजन मिलती है। मतलब इंजन को ज्यादा फ्यूल मिलने लगता है। ठीक है। और इससे भी दिलचस्प बात, एड्रेनलिन ना पाचन तंत्र और त्वचा को जाने वाले खून को रोक देता है। अरे ऐसा क्यों? क्योंकि उस समय खाना बचाने की कोई जरूरत नहीं होती। वो सारा खून वहां से हटाकर कंकाल पेशियों की तरफ भेज दिया जाता है ताकि जानवर तेजी से भाग सके। ये सब कुछ सिर्फ एक रसायन के शरीर में फैलने का नतीजा है। ये तो सच में किसी एक्शन फिल्म के सीन जैसा है। लेकिन सिर्फ इमरजेंसी ही नहीं, हमारे रोजमर्रा के सामान्य जीवन में भी ये हार्मोन बहुत अहम है। जैसे हमारी गर्दन में मौजूद थायराइड से निकलने वाला थायरॉक्सिन हार्मोन। हाँ, थायरॉक्सिन असल में हमारे शरीर के इंजन की स्पीड तय करता है। ये शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। और श्रोतों में एक बात थी जो सीधे हमारी रसोई से जुड़ी है, कि हमारे नमक में आयोडीन का होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, क्योंकि आयोडीन इस थायरॉक्सिन हार्मोन का एक कच्चा माल है। अगर भोजन में आयोडीन की कमी होगी तो थायराइड ग्रंथि थायरॉक्सिन नहीं बना पाएगी। इस कमी को पूरा करने के लिए ग्रंथि बड़ी होने लगती है, जिससे गर्दन फूल जाती है। इसे गॉइटर कहते हैं। ये तो बहुत ही क्लियर है कि शरीर के रसायन कैसे एक दूसरे पर निर्भर हैं। इसके अलावा पीयूष ग्रंथि यानी पिट्यूटरी ग्लैंड होती है जो ग्रोथ हार्मोन निकालती है। अगर बचपन में ये कम निकले तो इंसान बौना रह जाता है, और ज्यादा निकले तो बहुत लंबा हो जाता है। हाँ, और जैसे जैसे इंसान बड़ा होता है, प्यूबर्टी के समय जो शारीरिक बदलाव आते हैं वे भी हार्मोन्स की ही देन है।
पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन और महिलाओं में एस्ट्रोजन इन बदलावों के लिए जिम्मेदार होते हैं। इन सब के बीच एक ऐसा हार्मोन है जिसका नाम आजकल हर घर में सुना जाता है, इंसुलिन। बिल्कुल। ये हमारे अग्न्याशय यानी पैंक्रियास से निकलता है। ये हमारे ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है और इसकी कमी से डायबिटीज होती है। लेकिन मैं ये सोच रही थी, शरीर के अंदर चल रहे इतने सारे कारखानों को ये कैसे पता चलता है कि कब कौन सा हार्मोन बनाना है और कब रुकना है? इस पूरी व्यवस्था को कंट्रोल कौन कर रहा है? ये बहुत ही शानदार सवाल है, जिससे इस पूरे कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का चक्कर पूरा होता है। इन ग्रंथियों को कंट्रोल करने के लिए शरीर में एक फीडबैक मैकेनिज्म लगातार काम करता रहता है। क्या ये किसी ऑटोमेटिक मशीन की तरह काम करता है? हाँ, इसे हम ऑटोमेटिक थर्मोस्टैट की तरह समझ सकते हैं। जैसे जब कमरे की गर्मी बढ़ती है तो थर्मोस्टैट एसी चालू कर देता है और कमरा ठंडा होते ही वो खुद एसी बंद कर देता है। अच्छा, तो शरीर का फीडबैक मैकेनिज्म भी ऐसे ही काम करता है? बिल्कुल। मान लीजिए किसी ने बहुत सारा मीठा खा लिया, अब ब्लड शुगर तेजी से बढ़ेगा। पैंक्रियास की कोशिकाएं तुरंत इस बढ़े हुए स्तर को डिटेक्ट कर लेंगी और ज्यादा इंसुलिन बनाना शुरू कर देंगी। और इंसुलिन खून से उस शुगर को कोशिकाओं के अंदर धकेल देगा। एकदम सही। और जैसे ही शुगर लेवल नॉर्मल होगा, पैंक्रियास को वापस एक फीडबैक मिल जाएगा कि काम हो गया है और वो इंसुलिन बनाना कम कर देगा। क्या बात है, शरीर खुद ही अपना डॉक्टर है। तो अगर हम आज के इस पूरे विश्लेषण को समेटें तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है। ये जीवन जिसे हम इतनी सहजता से लेते हैं, महज सांस लेने का नाम नहीं है। बिल्कुल नहीं। हमारे शरीर के अंदर हर पल बिजली के तारों और रासायनिक कारखानों के बीच एक निरंतर और अचूक तालमेल चल रहा है। हाँ, और इस पूरी अद्भुत व्यवस्था को समझने के बाद मैं श्रोताओं के लिए एक अंतिम विचार छोड़ना चाहूंगा। जी, बताइए। हम इंसानों को ना हमेशा ये भ्रम रहता है कि हमारा अपनी भावनाओं और अपने फैसलों पर पूरा कॉन्शियस कंट्रोल है। हाँ, हमें लगता है कि हम अपनी मर्जी के मालिक हैं। हमारा कोई भी डर, हमारा कोई भी उत्साह या किसी भारी तनाव के बीच लिया गया फैसला सच में पूरी तरह हमारा है, या हम महज हमारे शरीर में निकलने वाले कुछ रसायनों और नर्वस सिस्टम में दौड़ने वाली बिजली की कठपुतली भर हैं? इस पर विचार कीजिएगा।